अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। बट इससे पहले एक बात बता देना पसंद करूँगा कि जो है कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो कुछ सर्टेन रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट आज जो है हम काइनेमेटिक्स का चैप्टर टू फिज़िक्स का चैप्टर टू काइनेमेटिक कवर करेंगे। और वन शॉट लेक्चर में तकरीबन सारे फार्मूलाज, डेरिवेशन और सारे कंसेप्ट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आप बुक में भी चेक करेंगे तो सारी चीज़ें मैंने इस बुक से ही ली हैं। तो तकरीबन ऑल चीज़ कवर हो जाएंगे, बल्कि इसमें कुछ एडिशन भी, एडिशन में और भी ज़्यादा कंसेप्ट मैंने इंक्लूड किए हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, तो जो है आखिरी तक वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम जो है काइनेमेटिक शुरू कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बात बता दूं कि भाई काइनेमेटिक ये हम जो है मैकेनिक की ब्रांच है, और इसके बाद हम एक और इसकी ब्रांच डायनेमिक को पढ़ेंगे। और फिर हम जो है केमिस्ट्री पे मूव ऑन करेंगे। फिजिक्स का एक जो है हमारे पास दो चैप्टर तकरीबन कवर हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा चैप्टर जो है ना वो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक तीनों को तीन चैप्टर कह सकते हैं कवर हो गए। तो ओके, जैसा मैंने बताया कि मैकेनिक जो है ब्रांच है, मैकेनिक की ब्रांच है काइनेमेटिक और डायनेमिक। तो मैकेनिक क्या है? मैकेनिक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मोशन से, या तो रिफरेंस ऑफ फोर्स या विदाउट रिफरेंस ऑफ फोर्स। या तो फोर्स की स्टडी करेंगे या फोर्स की वजह नहीं लेंगे, कि फोर्स को हम नहीं लेंगे स्टडी करने में। काइनेमेटिक में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मोशन से डील करते हैं, फोर्स का इसमें कोई रिफरेंस नहीं है। डायनेमिक्स में हम फोर्स के रिफरेंस पे जो मोशन हो रहा है ना, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उससे हम डील करेंगे, फोर्स से डील करेंगे। काइनेमेटिक्स के बाद हम देखते हैं कुछ क्वांटिटीज, जैसे आपने 9-10 में पढ़ी होंगी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और एक न्यू क्वांटिटी दैट्स अ टेंसर। स्केलर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, यही हमने पढ़ा है। बट ये जो है अलजेब्रिक लॉ, वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो नहीं करेंगी। सही है। इनमें एग्जांपल देखें तो टेम्परेचर, स्पीड, और स्पीड, टेम्परेचर एंड करंट आएगा। वेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर जो है इनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, यूनिट है, अलजेब्रिक लॉस को फॉलो करते हैं, ये नॉट गलत है। वेक्टर एडिशन लॉस को, और ये वेक्टर क्वांटिटीज में कौन आ जाएगा? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। टेंसर क्वांटिटीज कौन सी हैं? चाहे इनके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, बट ये ना तो स्केलर में इंक्लूड की जाएंगी ना वेक्टर में इंक्लूड की जाएंगी। ये एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंट केस है। तो इस ये वो क्वांटिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल करंट, करंट की डायरेक्शन होती है, बट ये वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो नहीं करती। तो उसके बाद आ जाते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये हमारा आगे बहुत काम आएगा, जो अभी हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तकरीबन वेक्टर्स पे चलेगा। तो उसके आगे कुछ क्वांटिटीज़ वगैरह हैं, वो कह सकते हैं टर्म्स हैं। वैसे तो ज़्यादातर चैप्टर वेक्टर पे ही है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? डेफिनेशन देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक दूसरे के क्या ही है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक चीज़ ये देख लेना, इनका ओरिजिन सेम है, ठीक है ना? ओरिजिन। तो ये इनकी जो लोकेशन होगी, एनी पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स एक्सिस की, वाई और जेड की। इन इनका काम क्या है? इनका काम अभी हम आगे जब पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा हम इनको क्यों जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जो है लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर होते हैं। इनका क्या रीज़न है? सही है। और ये ए एक्स कैप और ए वाई कैप और ए जेड कैप क्या है, ये भी हम देख लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही। इसमें जो है एग्जांपल हमारे पास है। आगे चलते हैं हम वेक्टर पे। तो पहले हम देख लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वेक्टर हमने पढ़ लिया भाई, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हो तो उसको आप एरो हेड लगाते हो। क्या लगाते हो? एरो हेड। या उसको आप स्मॉल लेटर केस में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बोल्ड फेज लेटर में, दोनों करेक्ट है। अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप ऐसे तो लाइंस, ब्रैकेट जो लगाओगे। तो अगर हम वेक्टर का एरो देखें तो वो एरो क्या शो कर रहा है? ये एरो का ये जो आगे कह सकते हैं, इसे हेड कहेंगे। ये हेड जो है डायरेक्शन को शो करेगा। ये जो टेल है ये ओरिजिन पॉइंट को भी शो करती है, वरना टेल का इतना कोई काम नहीं है। और ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन का काम क्या है? ये टेल की जो लाइन है ये शो करती है मैग्नीट्यूड को। सही है। ये तीन चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि भाई ये क्या शो कर रहा है। अब वेक्टर की टाइप्स पढ़ेंगे जो हमारी बुक में दी हुई हैं, लाइक
सबसे पहले जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक, या कह सकते हैं पैरेलल एंटी पैरेलल, को प्लेनर, को लीनियर, इक्वल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो पहले थोड़ा सा टाइप्स को हम और अच्छी तरह से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कह रहा है नल वेक्टर, जैसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं, इसका रिजल्टेंट इसका का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, दैट्स अ जीरो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, जिसका मतलब जो किसी भी चीज़ का ओरिजिन बताए, स्टार्टिंग पॉइंट बताए, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट हुआ और कौन कहाँ उसकी पोजीशन है, वो इसका पोजीशन वेक्टर। प्री वेक्टर वो होते हैं जिनका कोई ओरिजिन नहीं है, मतलब हम इनको मूवेबल होते हैं, इनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। ये मैं छोटी छोटी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आगे मैं समझाऊंगा डायग्राम में। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही इक्वल हों। एंड अपोजिट वेक्टर वो होते हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब 180। ये किस में होंगे, 180 में। और ये इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मतलब इनमें एंगल है ही नहीं ना। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर क्या है, ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, सही है। इन दो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे हमने कार्टेशियन सिस्टम पर देखा था, उनका इनिशियल पॉइंट सेम था, दैट्स अ को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम हो या ना हो, लेकिन इनिशियल मतलब ओरिजिन इनका सेम है, दैट्स अ को इनिशियल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, अगर आप देखो तो सॉरी, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली है। डायरेक्शन कौन शो करता है, ओरिजिन कौन शो करता है, मैग्नीट्यूड कौन शो करता है। तो ये क्या है, ये इक्वल वेक्टर है। क्यों, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल और कोलिनियर और इक्वल वेक्टर, तो इनको इनकी डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छी तरह इनकी डायग्राम से पहचानना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जो, मतलब ये वही वेक्टर है बट ये क्या हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम अगर इसका सम करते हैं, तो ए प्लस सॉरी, इस तरह से करेंगे। ओके, नेगेटिव वो वेक्टर मतलब इस ये वो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल के तौर पर, और फिर वहाँ वहीं से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या कहूँगा, जीरो कहूँगा, जीरो कहूँगा। अच्छा, ये इसके नेगेटिव है, कौन सी डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। भले मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स अ नेगेटिव वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन सा होता है, जीरो वेक्टर की एग्जांपल ये रही, मतलब अगर हम सम करें दैट्स इक्वल टू जीरो आ जाए, वो जीरो वेक्टर कहलाएगा, मतलब उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की, फिर वहीं से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से जहाँ से चले थे वहीं आके रुक गए, दैट्स जीरो, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई। आगे चलते हैं, आगे जो है कोलिनियर वेक्टर आता है। कोलिनियर क्या, जो सेम डायरेक्शन में हो, एक डेफिनेशन सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड का नहीं कह रहा, सिर्फ सेम डायरेक्शन में हो, दैट्स अ कोलिनियर वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ओके पहले पैरेलल पढ़ते हैं फिर आगे आते हैं। पैरेलल कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, इनको हम कोलिनियर भी बोल सकते हैं। बट पैरेलल अगर सेम डायरेक्शन में तो हमको इनको लाइक पैरेलल कहेंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये अनलाइक पैरेलल है, मतलब 180 का एंगल, सही है, 180 का एंगल बनाए। अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, ये दो नॉन पैरेलल वेक्टर है, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम टू नॉन पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, बल्कि उससे पहले पोजीशन वेक्टर देखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, उसको हम पहली बात तो आर से डिफाइन करते हैं।
एक फिक्स वेक्टर है, मतलब इसका एक फिक्स ओरिजिन पॉइंट होगा, सही है। ये फिक्स ओरिजिन पॉइंट के ज़रिए ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन, किसी भी क्वांटिटी की पोजीशन को शो करेगा एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड में मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ की या कोई भी कह सकते हैं क्वांटिटी की पोजीशन को शो करेगा, दैट्स अ पोजीशन वेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है आर ए फ्रॉम बी पॉइंट टू पॉइंट बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? जो किसी ऑब्जेक्ट की वहाँ पे वो पोजीशन शो कर रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। अब ये कैसे शो करेगा? ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, ये हमें ओरिजिन बता रहा है, ये हमें उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का। तो भाई इन इन एंगल के दरमियान इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, सही है, इन एक्सेस के दरमियान इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सिर्फ क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं। को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर क्या? जो सेम प्लेन में हो, कोई भी दो वेक्टर जो लाई करें सेम प्लेन में, उनको हम क्या कहेंगे? को प्लेनर वेक्टर। और ये याद रखना, हमेशा कोई भी दो रैंडम वेक्टर आप लोगे ना, तो वो हमेशा एक दूसरे के को प्लेनर होंगे। फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलते हैं। ये इसका को प्लेनर है, ये दो वेक्टर एक दूसरे को प्लेनर हो गए। ये इसका को प्लेनर है, ये भी इसका को प्लेनर है, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए? को प्लेनर हो गए, दोनों का प्लेन एक ही हो गया, तो दैट्स अ को प्लेनर वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, और ये यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? ये हमें डायरेक्शन शो करने का काम, मतलब डायरेक्शन शो करेगा, दैट्स अ यूनिट वेक्टर। हमें फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला बना रहे हैं और उसमें डायरेक्शन हमारे को मतलब जो है मतलब गिवन है, देनी है, तो वो यूनिट वेक्टर करेगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे तो उसका वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एग्जाम्पल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है एक्स वाई जेड एक्सेस थे, इनका एक्स का यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैप। इनको कैप से शो करते हैं, इनके ऊपर हम कैप लगाते हैं या एरो लगा दें, कैप ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब आई कैप, वाई के ऊपर जे कैप, और के ऊपर ओ सॉरी जेड कैप सामने के कैप। तो ये तीन उसके यूनिट वेक्टर हो गए, इन तीनों तीनों जो मतलब वेक्टर के, दैट्स अ यूनिट वेक्टर। अब हम वेक्टर की एडिशन करेंगे। जैसे आप जानते हैं, हमने 9th क्लास में आपने सीखा होगा हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं? एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, उसको ऐड, उसका एडिशन जो है वो दैट विल बी अ रिजल्टेंट वेक्टर, दैट्स इट, यही लिखा हुआ है। बट हेड टू टेल रूल किस किस में अप्लाई कर सकते हैं? तीन तरह के लॉज हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। इन तीनों में हम एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, सही है, मतलब हम वेक्टर का सम करेंगे किसके जरिए? अलजेब्रा, रेगुलर लॉस को नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। अब हेड टू टेल रूल तो आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता तो एक बार और एग्जांपल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे को ये एक वेक्टर दिया हुआ है, एक ये वेक्टर दिया हुआ है, और हमें कहा इनका रिजल्टेंट बताओ। मैं क्या करूँगा? मैं इस वेक्टर को 1 मिनट उठा के इसकी हेड के टेल से मिक्स मतलब जो है मिला दूंगा। अब जो वेक्टर आएगा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरह से हम हेड टू टेल रूल से जो है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो अब ये तीन रूल्स हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो ट्राइंगल लॉ देख लेते हैं पहले। ट्राइंगल लॉ में सिंपल एक ट्राइंगल बनेगा, ओके, मतलब अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये होता है एप्लीकेबल दो वेक्टर के लिए। ए वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे बी वेक्टर दिया हुआ है, और इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी। अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ओके, तो ये ट्राइंगल जो है, इसमें हम यहाँ पे पहले एक जो है कुछ सपोज करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर एंगल और एक ये थीटा एंगल सपोज करेंगे, ओके। फिर जो है हम यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल ए बी और एन ट्राइंगल लेंगे एक। अब ये ए बी एन ले रहे हैं, ये क्या है?
ये परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर। और जो भी एंगल परपेंडिकुलर होगा वो उसको हम मतलब जो है रेजोल्यूशन जब हम करेंगे तो साइन थीटा में करेंगे। और जिस जिस जिधर एंगल करीब होगा, मतलब जो थीटा एंगल जहाँ बन रहा होगा जिसके करीब, उसको हम मतलब कॉस थीटा में रेजोल्यूट करेंगे। बट अभी जो है हमने जो है यहाँ पे लिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन बी, और ए एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ओके, मतलब इससे हमें ए एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा से और बी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा से क्या करना है? हमें बी एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू ऐड, सॉरी 1 मिनट भी है। अब मतलब ये हमने जो है इसका डायरेक्शन निकालने के लिए निकाले हैं, ये दो फार्मूलाज किसके लिए निकाले हैं? ये डायरेक्शन के लिए निकाले हैं। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, मतलब ए एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड एन ए बी एन इज इक्वल टू, ओ सॉरी, ए एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा एंड बी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बट मैं ये कह रहा था कि ये हमने इसके मैग्नीट्यूड निकाले हैं और इसको हम अभी सबसे अच्छी तरह जब समझेंगे जब हम इसकी रेजोल्यूशन करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद हमें ये समझ में आएगा। बट पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके, ओ बी और ओ एन को हम ऐड करेंगे, मतलब ओ एन को और बी एन को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ओ बी। इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तीनों पे स्क्वायर कर देंगे और तीनों पे स्क्वायर करने के बाद ये फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये ट्राइंगल लॉ ये सिंपल है और ये हमने 9-10 में भी सीखा है। बट ये इसके जो रिजल्टेंट मतलब ये डायरेक्शन निकालना, ये हम अभी आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। फिर पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ में जो है एक पॉलीगन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब यहाँ पे एक से दो से ज़्यादा वेक्टर हम ऐड कर सकते हैं और वही हेड टू टेल रूल लगेगा और सिंपल मतलब कह सकते हैं वेक्टर एडिशन होगी इस तरह से। तो इस तरह से हम जो है पॉलीगन लॉ निकाल सकते हैं। बट ये याद रखना, अगर वेक्टर इतने हुए कि पूरा पॉलीगन मतलब जो है बन गया, तो अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर बी वेक्टर सी डी और एक यहाँ पे ई वेक्टर भी आ गया, मतलब पूरा पॉलीगन कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे रिजल्टेंट हम कहाँ बनाए? तो रिजल्टेंट नहीं होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0, मतलब जहाँ से स्टार्ट कर थे वहाँ के एंड कर गया तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा 0 हो जाएगा। बट अभी जो पॉलीगन लॉ में हमारे को फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया और डी वेक्टर दिया। अब ये जो बीच में जो बचा जो लाइन है दैट्स रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इनका सम होगा। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। पैरेललोग्राम को थोड़ा सा मतलब जो है मुश्किल तो नहीं है लेकिन डेरिवेशन है इसमें। बट इससे पहले जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस फॉर्मूले को लगाओ। ये फॉर्मूला दरअसल कोसाइन लॉ, साइन लॉ भी आप लगा सकते हो बट कोसाइन लॉ ज़्यादा अच्छा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस लेस देन ओ ए बी, मतलब कोई भी ट्राइंगल जो भी है ओ ए बी का, तो सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जिसमें हम देखेंगे ये एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे हमने सपोज क्या किया पी से लेके एन तक का डिस्टेंस और एन एस से एन तक की लेंथ, इससे इससे हमें एक थीटा एंगल मिल गया। ओके, अब हमें यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूला मिलेंगे, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, यहाँ पे ये तो हमने मैग्नीट्यूड के लिए निकाला है। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। और डेरिवेशन करते हैं, चलो यहाँ पे एक रफ से जो है मतलब डायग्राम बना लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मतलब हम यहाँ पे आर वेक्टर सपोज करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगनल, वो जो डायगनल की लेंथ है वही आर वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या कर देंगे? हम जो है ए प्लस बी कॉस थीटा लगाएंगे। कैसे? मतलब जो है ए प्लस बी है, इसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है कॉस थीटा का तो वो लगा देंगे और बी साइन थीटा। ओके, ए प्लस बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। और फिर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, दैट्स विल बी आर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इससे
फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमने सपोज किया है ये जो एंगल बन रहा है, सही है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बी सी और ओ सी के दरमियान, वो बराबर होगा बी सी ओ ए और ए सी के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे जो है हम क्या लगा देंगे, क्यू साइन थीटा लगा देंगे, जो हमने मतलब जो यहाँ पे एंगल जिसके साथ बन रहा है, तो हमने क्यू सपोज किया, तो हम यहाँ पे क्यू साइन थीटा लगा देंगे, क्योंकि हमें अभी रेजोल्यूशन नहीं आती, तो हम इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे साइन थीटा आ गया, कैसे कॉस थीटा आ गया, अभी हम आगे देखेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। एक बार वापस गो थ्रू कर लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पी फॉर एग्जाम्पल पी प्लस क्यू कॉस थीटा हम लगाएंगे यहाँ पे, और जो है हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये वाला, खास तौर पे ये वाला ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा थीटा का। तो इसका आसान फॉर्मूला जो है ना, हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो है कुछ वेक्टर प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को कहते हैं ए वेक्टर, तो उसका अगर जीरो से एडिक्टिव देखोगे ना, मतलब ऐड करोगे, तो वही आएगा, सही है। एसोसिएटिव मतलब अगर आप इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहोगे, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी करो, तो वो मतलब तीन वेक्टर का जो सम होगा वो इक्वल ही आएगा, एसोसिएटिव। कम्यूटेटिविटी मतलब ए प्लस बी करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, बात एक ही है, मतलब वो भी इक्वल ही आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर आप एक वेक्टर का इन्वर्स करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायरेक्शन में चले, sorry, इस डायरेक्शन में मूव किए, फिर उसके नेगेटिव मूव किए, तो अगर ये इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी बात थी, ये तो आसान से थी, मुश्किल नहीं है। अब आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेक्टर ना तो एक्स एक्सेस पे लाई करना ना वाई पे, तो हम उसको कहाँ मतलब जो है जगह लें, या तो वो एक्स के दरमियान में हो या एक्स वाई के मतलब दरमियान में हो, तो हम उसको किस तरह से मतलब कैसे उसको क्या करें, तो फिर हम उसको रेजोल्यूट कर देते हैं दो कंपोनेंट में, उसको स्प्लिट कर देते हैं दो कंपोनेंट में, सही है। मतलब उसको एक्स एक्सेस पे भी उसको मैग्नीट्यूड दे देते हैं, और वाई पे भी मतलब रेजोल्यूट कर देते हैं दो अलग अलग कंपोनेंट्स में उस ओरिजिनल वेक्टर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर, उसको हम रेजोल्यूट कर देंगे उसके दो कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये कॉस क्यों लगा रहे हैं, याद रखो हमेशा जब हम एक्स की तरफ कंपोनेंट तोड़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हम एक्स एक्स का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, तो जो भी एक्स का कंपोनेंट होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इस तरह नहीं आएगा कि भाई वो बताएगा कि भाई ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा हो ना, वो थीटा एंगल बना रहा हो, दैट्स विल बी एक्स एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस इधर हो या इधर हो, बट वो एंगल जिसके साथ बना रहा होगा वो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ आप लगाओगे कॉस थीटा, सही है, ए एक्स कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के साथ क्या लगाओगे, ए वाई साइन थीटा। मतलब ये इसके दो कंपोनेंट्स में आपने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसी तरह हमने यहीं पे किया था, एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एंगल आ रहा है यहाँ पे, तो हमने ए एन कॉस थीटा लगाया था, मतलब ए एन ये बी जो है यहाँ पे कॉस थीटा, और फिर जो है बी एन बी साइन थीटा लगाया था, इसी तरह करा था हमने, मतलब बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा लगाया था, मतलब बी का मैग्नीट्यूड हमने लिया था वेक्टर का। इसी तरह हम जो है रेजोल्यूशन करते हैं, और उससे हमें क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। 1 मिनट। ओके, इसी से हमने दो फार्मूलाज बना लिए, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा और वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो तकरीबन रटे हुए होंगे, और ये कोई मुश्किल फार्मूलाज भी नहीं है, बट आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा। अब वो आपसे पूछ लेगा भाई इसमें
कौन सा एक्स का कंपोनेंट है, कौन सा वाई का कंपोनेंट है, किसको किस में तोड़ना है, बस। अब आप कैसे बताओगे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई है, और इसको हम कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं। मतलब इधर कोई अगर ए लिखा हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए लिखा हुआ है तो आप क्या कर दोगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस तरह से आप इनको रेजोल्यूट कर सकते हो वेक्टर। ओके, अब अगर हम किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐड करें, एडिशन करें, मैंने आपकी बुक से ही ले लिया क्योंकि इसको और कहीं से लेता मतलब घुमा फिरा के बात अलग हो जाती, यहीं से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम किसी वेक्टर को ऐड करें, ओके, एग्जाम्पल कोई दो वेक्टर हैं, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, इनको हमने ऐड किया, तो हम इनको इनके लिए क्या फार्मूला बनाएंगे। तो पहले मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि उसको ड्राइव करने में ज़्यादा आसानी रहे। आर इज इक्वल टू, बल्कि इससे भी अच्छा हम जो हमने पढ़ा था, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ओके, जैसा मैंने बोला था डायरेक्शन का भी एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। टेन इनवर्स का आर वाई अपॉन आर एक्स, वहाँ पे कितना मुश्किल दिया हुआ था, दोनों ही बुक में दिए हुए हैं, बट ये थोड़ा सा मुश्किल था। मतलब क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा, मतलब थोड़ा सा चेंज करने के बाद हमारे को ये वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो हमने क्या करना है, पहले कंसीडर करना है वी वन और वी टू क्या है, ये दोनों एंगल बना रहे हैं थीटा एक्स एक्सेस के साथ पॉजिटिव। सही है, रिजॉल्व वेक्टर वी वन इंटू वेक्टर कंपोनेंट वी वन एक्स एंड वी वन वाई, एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका, वी वन वी कॉस थीटा वी वाई वी वन बाय वी साइन थीटा। ओके, इस तरह ये वी वन वैक्टर है, ये वी टू वैक्टर है, थोड़ा ब्लर कर दियोगे डायग्राम। ये वी वन वैक्टर है, वी टू वैक्टर है, ये इसका रिजल्टेंट। ओके, ये हमने इनकी जो है कह सकते हैं मैग्नीट्यूड कंपोनेंट निकाला है। अब हम डायरेक्शन सपोज करेंगे, ओडी, ओडी क्या है यहाँ पे, ओडी को हम किसको सपोज करें, यहाँ से देखो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, किसके बराबर है, ओ सी, ए के, ओ सी माने क्या, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस, ओ सॉरी, ओ सी और सी डी, ओ सी और सी डी, ओ से लेके सी तक और सी से लेके डी तक। मतलब हमने इसको किसका कितने कंपोनेंट में तोड़ लिया, मतलब ये दो वेक्टर थे ओ सी और सी डी। अब जो है सी डी किसके बराबर है, सी डी बराबर है ए प्लस, मतलब ए इंटू ई, ए इंटू ई के बराबर है। ओके, ए इंटू ई, और ए इंटू ई किसके बराबर है, ए इंटू ई वी टू एक्स के बराबर है, और ये वी वन एक्स के बराबर है, ये हमने लिख दिया। तो आर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखें वी वन एक्स किसके बराबर है, ये हमारा वी वन एक्स, तो दैट्स अ वी वन एक्स, ये कॉस थीटा का एंगल बनाएगा, क्यों, एक्स एक्सिस पे है ना, तो कॉस थीटा का एंगल बनाएगा, तो वी कॉस थीटा। वी टू भी एक्स एक्सिस पे, ये देखो वी टू भी एक्स एक्सिस पे बट थोड़ा ऊपर है, तो ये वी साइन थीटा का एंगल बनाएगा। हमने आर एक्स का कम जो है मतलब एक रिजल्टेंट एक्स एक्सिस पे हमने ढूंढ लिया। अभी हम इनको ऐड करेंगे, बट उससे पहले हम जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वाई ढूंढ लेते हैं। तो वाई में आप सपोज करोगे डी से बी तक का डिस्टेंस, मतलब आपको एक्स एक्सिस पे तो कर लिया, ये ऐसे ऐसे आपने कर लिया, अब आप वाई पे करोगे डी से लेके बी तक का डिस्टेंस, मतलब रिजल्टेंट। ओके, सी से लेके ए तक का। ओके, इस पे थोड़ा सा हाईलाइट भी करते हैं, सी से लेके ए तक का, और बी डी से लेके बी तक का, मतलब ये कह रहे हैं डी से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर है किसके, सी से लेके ए तक का और ई से लेके बी तक का। ये ई है और ये बी है, मतलब इसके बराबर है। तो हम उस हमें जैसा पता है सी ए इज इक्वल टू डी, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये सी है और ये किसके बराबर हो गया, डी ई के, दोनों मतलब जो है लेंथ में बराबर है, तो हम इसको इसकी जगह लिख सकते हैं यस, आर वाई इज इक्वल टू वी वन वाई और वी टू वाई, जैसे क्योंकि हमें पता है डी ई ये क्या है, वी वन वाई के बराबर है, और ये क्या है, वी टू वाई, मतलब वो क्या है, ई बी, ई से लेके बी तक का डिस्टेंस वी टू वाई के बराबर है। हमने इनको लिख दिया, इनके एंगल आ गए किस, क्यों, क्योंकि ये साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, वी वन इज इक्वल टू वी वन साइन थीटा और वी टू साइन थीटा। ओके, फिर हम जो है यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, सॉरी
अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो उसमें फिर आपको मसला नहीं रहेगा। और ये फॉर्मूला तो वैसे भी आपने तकरीबन 9th में 8 या 8 में रट लिया होगा एक तरह से। आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर और आर वाई स्क्वायर। फिर अब अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो ये आपके पास आता है फॉर्मूला वी 1 कॉस थीटा वी 2 प्लस वी 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी 1 साइन थीटा प्लस वी 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट्स विल बी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस में। अच्छा ये चीज़ें याद रखना, ये ओ बी किस क्या हमने लिया था, ओ डी हमने क्या सपोज किया था, डी बी हमने क्या सपोज किया था, परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनस। सही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो हमें पता होना चाहिए। ये क्या है, ये हम ट्राइंगल के तो कर रहे हैं, सॉरी रेक्टेंगल का तो कंपोनेंट कर रहे हैं। अब हमें अगर डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन के लिए हमारे को क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, दैट्स आ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। वैसी डेरिवेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर डी बी अपॉन ओ डी रखेंगे tan इनवर्स के, मतलब आर वाई अपॉन आर एक्स रख देंगे। डी बी कौन सा कंपोनेंट है, साइन अपॉन कॉस, वो बराबर हो जाएगा टेन के। ओके, तो ये हमारे को डायरेक्शन मिल गई है और इसका मैग्नीट्यूड मिल गया है, और ये हमारा वेक्टर एडिशन और उसकी रेजोल्यूशन कंप्लीट होती है। बट अभी जो है आगे भी स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मे बी यस। तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं बताता हूँ। और इनर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट इज अ वेक्टर that produce a scalar quantity. It is the product of two vector spawn the direction overlap using express the cosine of angle between them. The dot product is 1 when the vectors are parallel and 0 when they are perpendicular. बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया होगा, आप समझते हैं। ओके, अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करूं और इनका सम क्या है, स्केलर क्वांटिटी में है, या ये स्केलर क्वांटिटी एंगल आ रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है, एंगल है, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आ रही है, वो स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे को स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, दैट्स विल बी अ डॉट प्रोडक्ट। इसको जिसको हम डॉट से शो करेंगे, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अभी हमें बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट अगर 1 है तो व्हेन, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज 1 व्हेन वेक्टर आर पैरेलल एंड 0 व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। हमें पता है अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो हमें पता है पैरेलल में क्या एंगल बनता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं उनमें क्या एंगल बनता है, उनमें बनता है 0 डिग्री, और कोस 0 इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम हो गया। अगर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है और कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कॉस 90 में बोलूँ तो कितना होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने वर्क डन से दिए, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, और हम इसका स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं एफ डी कॉस थीटा। अगर वर्क जो है परपेंडिकुलर हो रहा है, वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वर्क मैक्सिमम चाहिए तो हमें उसे पैरेलल करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल यहाँ पे डिपेंड करता है। अब कुछ स्केलर प्रोडक्ट की मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा, ओके। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर 0 हो जाएगा, जैसा बताया। मतलब इसे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे, मतलब ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 90। अगर कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर हम इसकी यूनिट वेक्टर बनाएं आई जे के, अच्छा अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाए तो अगर हम इसमें आई वेक्टर को जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, वो परपेंडिकुलर है तो किस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर उनको उनके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल आई को आई कैप से, जे को जे कैप से, इनके यूनिट वेक्टर को के कैप से, दैट विल बी 1 आएगा, ठीक है। अगर स्केलर प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, हाँ अगर इनका मतलब जो है अगर ये पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या होगा, मैक्सिमम हो, मतलब वेक्टर, क्योंकि कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कह सकते हैं हम, मैक्सिमम हमारा एंगल हो जाएगा। अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है तो डायरेक्शन 180 बनेगी, मतलब -1 में cos थीटा, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, मतलब वेक्टर किस में हो गया, माइनस डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, अगर हम इनका सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, अगर किसी वेक्टर का
सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर इनसे कंफ्यूज मत होना, ये यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट क्या है, ये हम वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर का जो है सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो बराबर होगा उसी के स्क्वायर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए और बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वो उनका सम हो जाएगा ए प्लस बी हो, इस तरह से एक्स, इनका जब हम मतलब जब सम लेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो हमारे को ए बी का क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा दो वेक्टर का। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो मतलब क्या मतलब कह सकते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, मतलब दो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिला है, एक वेक्टर प्रोडक्ट मिला है। तो इधर कह रहे हो एंगल आ रहा है, नहीं यहाँ पे डायरेक्शन भी मिल रही है हमें, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट विल बी आ वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे एन क्या है, वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के। ओके, दैट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह पता कर सकते हैं, इसको हम पता कर सकते हैं मतलब डिफाइन कर सकते हैं, थंब रूल से। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमारे को जो है मतलब परपेंडिकुलर मिल गया, मतलब ए बी और सी हमें क्या शो कर रहा है, उनका उनका प्रोडक्ट शो कर रहा है, दैट्स विल बी। अगर हमें उनकी डायरेक्शन पता करनी है, ओके, अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है तो हम कर्ल हैंड रूल लगाएंगे, मतलब हैंड को अगर हम कर्ल करते हैं, फॉर एग्जांपल ए से बी तक का एंगल, अगर हम ए से बी तक को हैंड को कर्ल करते हो तो हमारा थंब अपवर्ड जाएगा, क्या जाएगा, देख सकते हो अपवर्ड जाएगा थंब, थंब क्या जाएगा अपवर्ड। तो उससे क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रही है, अपवर्ड जा रही है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड शो कर रहा है क्योंकि एंगल इनवर्ड है। कौन सा आप हैंड यूज़ करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे राइट हैंड रूल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये नॉन कम्यूटेटिव है। ओके, ये क्या होंगे, नॉन कम्यूटेटिव, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर मैं ए प्लस बी करूँ और बी प्लस ए करूँ, नहीं वो सॉरी ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ तो बराबर नहीं होंगे, बल्कि नेगेटिव बी इंटू ए हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ या ए वेक्टर को बी वेक्टर ए बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब इनका कह सकते हैं हम एसोसिएटिव अगर करें तो वो हम इनका कर सकते हैं। बट अगर इनका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन करें तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए को हम मतलब मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी से, या ए मल्टीप्लाई ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ये भी इनके इक्वल ही रहेगा। अब यहाँ पे एंगल कौन सा आ रहा है, साइन। अब साइन एंगल 90 है। अगर 90 पे बोले तो 90 पे मैक्सिमम होगा और 0 पे मिनिमम, मतलब 0 हो जाएगा। ओके, ये बोल रहा है 0 पे, और 180 पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है और कुछ नहीं शो कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अब हमें कहा है कि अगर हम ए वेक्टर को, मतलब अब वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम किसी वेक्टर को उसी का मतलब प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम क्रॉस साइन से शो करते हैं, यस क्रॉस से शो करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से शो करते हैं, तो इसको हम क्रॉस से शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर इनके यूनिट वेक्टर का मैं सेल्फ प्रोडक्ट लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 0। सही है। अगर मैं इनका कहता हूँ कि भाई मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूँ आई को जे से, तो वो क्या हो जाएगा के कैप, जे को के से तो आई कैप। ऑर्थोगोनल सिस्टम, ओ सॉरी कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं रखता हूँ आई कैप, सॉरी यहाँ पे जे आएगा क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस, दैट्स अ एक्स, यहाँ पे आई आ जाएगा, एंड दैट्स अ के कैप। अब यहाँ पे तीनों जो है मतलब वेक्टर आ गए हैं। अगर मैं आई को जे से, मतलब आई को जे से करता हूँ, मतलब आई का जे से प्रोडक्ट लेता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू के वेक्टर। अगर जे को के से करता हूँ तो क्या आएगा, आई वेक्टर। और अगर के को
के को आई से करता हूँ तो जे वेक्टर आएगा, बट मैं अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलाऊँ, ये कौन सा था, ये मैं अभी इनको मैं चला रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैंने क्लॉकवाइज में चलाऊँ इस तरह से तो इनका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं के को जे से करूँगा तो नेगेटिव आई वेक्टर आएगा, अगर मैं जे को आई से करूँगा तो नेगेटिव के वेक्टर आएगा। आई को जैसे नहीं करा, जैसे मैंने बताया ऊपर, अगर मैं ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, अगर ए को बी से प्रोडक्ट कर रहे हो तो माइनस बी इंटू ए आएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा उनका। सही है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे को कहा कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकालना है, ए और बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल इसका जो है ए का ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप करा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप कर दिया। ओके, मतलब इनको अब हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इनके एक वाई जेड कंपोनेंट को अलग कर लें, जेड एक्स को अलग कर लें, एक्स वाई को अलग कर लें, उनको नेगेटिव मतलब माइनस करके उनके बाहर आई कैप, जी कैप और के कैप लगा दें। फिर उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, इनको इस तरह से प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। ओके, ओके, ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर वो बराबर होगा उनके एरिया के, पैरेललोग्राम जो फॉर्म करेगा ए और बी जो दो एक्स एन साइड में होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ भी है क्रॉस प्रोडक्ट का। आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट अब हम कुछ क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जैसे हमने नाइन्थ में पढ़ी थी, 9 10 में हमने पढ़ी होंगी। स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब हमें पहले पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा और बेसिक पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट टर्म दी। अगर इस डिस्प्लेसमेंट के अगेन मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा कोई और डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, मतलब कोई और ट्रैक लिया जा रहा है जो थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है, दैट्स अ डिस्टेंस। और ये क्या होगा, ये एक शॉर्ट पाथ है जो डिस्टेंस से छोटा है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। स्पीड क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करे एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर करे, दैट्स अ स्पीड। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इसमें डायरेक्शन भी आएगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे क्या डायरेक्शन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे पर यूनिट टाइम, वो क्या है, वेलोसिटी है। अब ये भी डिफरेंस याद रखना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे कुछ। आपको स्पीड की कुछ टाइप्स होती हैं। एक एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो उसके टोटल डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो उसके टोटल टाइम से, दैट्स एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, पहले बताओ इंस्टेंटेनियस वर्ड क्या होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो टी तकरीबन इक्वल है जीरो के, इसके बराबर है जीरो के। टी क्या है, तकरीबन जीरो के बराबर है। मतलब आपका टाइम यहाँ पे जो है बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल, बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए कोई जो है मतलब आपको स्पीड आपको शो हो, या फॉर एग्जांपल आप रेडार गन के एग्जांपल ले सकते हो। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर कोई मतलब चीज़ ऑब्जेक्ट निकले तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है जिसमें टाइम तकरीबन जीरो के करीब ही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टी नियर टू जीरो, तो आप इसको किस तरह निकालोगे, वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका आप ग्राफ किस तरह बनाओगे, इसका ग्राफ आप किस तरह बनाओगे, इसमें ग्राफ जो है इसका स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा। क्या स्ट्रेट लाइन पे होगा, सेम होगा, मतलब जितना भी टाइम इंटरवल हो रहा है उतने टाइम इंटरवल के साथ मतलब एक कंटिन्यूटी है, और टाइम जो एक लिनियंसी मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट चलता ही जा रहा है। सही है ना। अब वेलोसिटी के कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। अगर हमें सिंपल वेलोसिटी निकालनी हो, मतलब जैसे आम वेलोसिटी हम जो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज निकालना है तो सम करना होगा टोटल वेलोसिटी टोटल टाइम। एवरेज निकालना है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमें वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू लिख देंगे।
क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब हम डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करते हैं तो हम वी ए आई प्लस वी ए अपॉन टू लगा देते हैं। यहाँ पे हम इनका टोटल ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, ये तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मिल गया। सर्कुलर वेलोसिटी तो टू पाई आर अपॉन टी, सही है। टू पाई क्या है, वो सर्किल है पूरा, सर्किल का सर्किल पूरा कितना होता है, हाफ सर्किल पाई का होता है, पूरा सर्किल टू पाई का होता है। उसका रेडियस को अपन अपॉन टाइम करें तो वेलोसिटी निकलती है अपने पास, रेडियस उसका डिस्टेंस है सर्किल का। अच्छा ये, अगर आप ये पैरामिड बनाते हो इससे आपको फार्मूलाज और अच्छी तरह मतलब जो है याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तीन क्वांटिटीज सपोज कर ली, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ओके। इधर आपने इनको सिर्फ अरेंज करना है। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखिए, अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दोगे। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इनका इनटू कर दोगे, सही है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी तक हमें पता नहीं है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये भी रेस्ट में, इसको मैंने फोर्स दी पीछे से 1 न्यूटन की और इसने एक वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, अचानक से और एक्सेलरेशन दी, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर मैंने इसको मतलब ब्रेक लगाया, एक्सेलर वो क्या हुई, वेलोसिटी कम हुई। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, एक इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम नीचे, टाइम को ऊपर लेके जाओगे आप, सेकंड को ऊपर लेके जाओगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसकी आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, एम एल टी इनवर्स, जैसे हमने बनाया था। वेलोसिटी की भी आप निकाल सकते हो, एम एल टी -1, ओके। एम एल इधर एम एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की टाइप देखते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जैसे मैंने बोला, मैंने एक्सेलरेशन दी, मतलब मैंने गियर मतलब वो जो है एक्सेलरेशन दी, तो जो है गियर लगा के, तो क्या हुआ, इन वेलोसिटी इंक्रीज हुई, स्पीड अप हुई, दैट्स अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर मैंने कहा मैंने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, स्लोइंग डाउन हुई, दैट्स अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब पीछे की तरफ से ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ खींची, मतलब पीछे किसी ने उसे खींचा, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे हमने वेलोसिटी को यूनिफॉर्म देखा, इक्वल इंटरवल के साथ वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अगर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा एक्सेलरेशन में। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं तो हम एक कांस्टेंट मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन को दे रहे हो, क्योंकि हर सेकंड में 20 मीटर का एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं। बल्कि हम क्या करते हैं, कभी एक्सेलरेशन दे रहे होते हैं तो कभी हम डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, तो ये वेरिएबल है, चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लग रहा, मतलब इक्वल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हम उनका टोटल कर देंगे, मतलब सारी वेलोसिटीज का सम अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस में हमें पता है टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइंड एज द रेशियो इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी एट गिवन टाइम इंटरवल सच द टाइम इंटरवल गोज टू जीरो। टाइम क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या, अच्छा इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बोले हैं तो चेंज होगा, लेकिन स्पीड जो होगी यहाँ पे वो भी चेंज होगी। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, टाइम जीरो हो जाता है, मतलब ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है इसकी वजह से। और डायरेक्शन वेलोसिटी की यहाँ पे चेंज होती रहती है, सही है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसमें। अब हम डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से भी, जो हमने अपनी पिछली क्लास में किया, और ग्राफिकल मेथड से, ओके। ओके, 1 मिनट।
ओके, अब हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन की जो है डेरिवेशन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अलजेब्रिक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम किस तरह करेंगे, देखो हमारे को पता है, हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करना पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मास जो है यहाँ पे एक मास से, एक बॉडी का मास है जो एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है जिसका मास है वो एक इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, मतलब अपनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया, चलना शुरू किया है, कुछ टाइम इंटरवल होगा और वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल। मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन अप्लाई हुई, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे वी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू अपॉन टी। तो मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत आसान सा फॉर्मूला, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको v प्लस यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। अब ग्राफिकल किस तरह निकालेंगे, ग्राफिकल भी कोई मुश्किल नहीं है, बस ग्राफ को आपको पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक वेलोसिटी दी है, ये एक टाइम इंटरवल है। ओके, ये ए से लेके बी तक का आप यहाँ पे जो है डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है, ये एक स्लोप है, सही है। यहाँ पे टी हमें टाइम शो कर रहा है। ये कहता है यहाँ पे जो यू है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, सही है, और वी क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है ओ ई, टाइम हम सपोज करेंगे ग्राफ में हमें दिया हुआ है बी ई, मतलब यहाँ पे एक डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, और जो है ए बी हमें दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पे वी पूछ रहा है, वी बोल रहा है इज इक्वल टू डी सी। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा ग्राफ जो है, ग्राफ यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा। यहाँ पे ओ ई हमें टाइम सपोज किया है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे बी ई दिया है और ए बी और प्लस बी से लेके ए से लेके ई तक का डिस्टेंस। मतलब ये पूछ बता रहा है हमें कि बी से लेके ई तक जो है वो बराबर है ए टू बी प्लस ए टू ई। मतलब अगर यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से बी से लेके ए, मतलब बी से लेके ई तक का अगर आप टोटल डिस्टेंस बताओ तो बराबर आएगा बी से लेके ए तक और ए से लेके ई तक के डिस्टेंस, सही है। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो ए बी है वो बराबर है डी और सी के, सही है, डी और सी के बराबर है, और ए और ई जो है वो बराबर है ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस। ये हमें दोनों मतलब डिस्टेंस मिल गए, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। ओके, अब हमें ओ से लेके डी तक क्या शो कर रहा है, हमें यहाँ पे शो कर रहा है वी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ओ से लेके डी तक वी शो कर रहा है, मतलब एक कह सकते हैं यू भी शो कर रहा है, मतलब एक फाइनल इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी शो कर रहा है वी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें वी शो कर रहा है, यहाँ पे भी वी, मतलब बी बी ई क्या शो कर रहा है, हमें ये पूरी एक वेलोसिटी शो कर रहा है, और जो है ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस हमें फाइनल वेलोसिटी शो कर रहा है, ओ डी इज इक्वल टू यू, सही है। तो मतलब वी इज इक्वल टू, ये वी जो है वेलोसिटी बराबर है डी सी के प्लस वी, प्लस वी कौन सा बोल रहा है, ये वी को, ये यू को वी सपोज कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे वी क्या है, वी इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ पे डी सी क्या है, डी से लेके सी तक का डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन, वी को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा माइनस यू, सही है। एक टाइम इंटरवल था उसमें हम जो है अपॉन टी लगा देंगे, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस अपॉन यू टी। ओके, वी क्या है, यहाँ पे वी दिखा रहा है हमें ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस, ओ सॉरी सी से लेके डी तक का डिस्टेंस, और जो है ओ से लेके डी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं, और एक इंटरवल ऑफ टाइम ओ ई, सही है।
अब हम क्या करेंगे, डी सी को, मतलब डी सी पे क्या है हमें, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास डी सी, डी सी पे जो है हमारे को जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे टू, मतलब टू को जो है हम वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी को सब्ट्रैक्ट करो आप ए अपॉन टी से, डी सी को प्लस वी से, तो आपको मिलेगा वी प्लस वी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, मतलब वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, फिर आगे आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसको बुक से उठाना चाहिए था, बुक में आसान सा था यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रहा है, अगर इस ये आपको समझने में प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, यहाँ पे एक डिस्टेंस एस हमें शो कर रहा है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस हमें पता है बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम और वेलोसिटी के बराबर होता है। अब हम एवरेज वेलोसिटी शो कर रहे हैं, तो वी प्लस यू अपॉन अपॉन ए। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे शो करी है, एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने क्या शो करी है, जीरो। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू वी अपॉन टू इंटू टी, मतलब वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे को पहले मिली थी इक्वेशन, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी यू प्लस ए टी अपॉन टू, जिसको हम और रिजॉल्व करेंगे तो टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। सही है, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ग्राफिकल मेथड देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओ से लेके डी तक हमें ये यू शो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सही लिखा है, ओ से लेके ई तक हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, ओ से लेके ई तक हमें टाइम शो कर रहा है, जो डी ए के बराबर है। बात है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, फाइनल वेलोसिटी वी, डिस्टेंस जो कवर्ड हो रहा है एक गिवन टाइम पे हो रहा है, और एक गिवन टाइम और एरिया पे हो रहा है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस जो कवर किया है एस, तो इसका हम एरिया लेंगे, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ए डी ओ ई, मतलब एक रेक्टेंगल का और एक कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लेंगे। तो इनके एरियाज को जब हम पुट करेंगे, इनके वैल्यू को ए बी डी की, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हाफ, क्योंकि ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ है, क्या है, हाफ है, हाफ ए बी इंटू ए डी। सही है, और यहाँ पे हम इनको कैसे कर देंगे, ओ डी इंटू ओ ई, इससे हमारे को मिल जाएगा अब फॉर्मूला, जिसमें हमें पता चलता है ए बी किसके बराबर है यहाँ पे, डी सी के, तो हाफ हाफ ए टी इंटू टी प्लस यू टी। तो हम अब जब हम टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यू टी, तो हम यू टी को पहले ले आते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एज इक्वल टू, तो यू और बी से कंफ्यूज मत होना, यू जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है, और बी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कह रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के बाद आगे आते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास हम सपोज करेंगे वी प्लस यू ए टी, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, मतलब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे एवरेज वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब हमने एक्सेलरेशन के लिए कांस्टेंट माने, यहाँ पे हम तकरीबन कह सकते हैं एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है। अब डिस्टेंस यहाँ पे हम लिख देंगे, डिस्टेंस लिखने के बाद हम वो पुट करेंगे वैल्यूज, वी माइनस यू अपॉन ए, मतलब टी का पुट किया, तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर माइनस, जब हम ए, हमें पता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और टू ए यहाँ डिवाइड कर दो, आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, टू एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। अगर ये आ जाए तो इसको देख के कंफ्यूज मत करना, ये कौन सी है, कट मार दो, वैल्यू मतलब गलत हो जाएगा आंसर। अगर अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे ओ डी यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ओ सी क्या है, यहाँ पे एक फाइनल वेलोसिटी है, ओ ई जो डी ए के बराबर है वो टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी, यू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, फाइनल वेलोसिटी बी। इसी तरह हम ट्रेपेजम मतलब ए बी डी ओ ई, मतलब एक पूरा ट्रेपेजम
हमने का एरिया जो हमने सपोज कर लिया है। अब हम जो इसमें देखेंगे तो हमें गिवन टाइम डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, सही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम कितना है, ये कितना है, ये हाफ है, पूरा नहीं है, ठीक है, हाफ है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये हमें लेना है। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा, डी ओ और बी ई इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड थी, इनका सम ले लिया। पैरेलल है एक दूसरे के, इक्वल नहीं कह रहा मैं, पैरेलल कह रहा हूँ, ठीक है। यू लेंगे हम, और डिस्टेंस जो हम तकरीबन पैरेलल साइड का लेंगे वो हमारे पास यू प्लस वी इंटू टी आएगा डिस्टेंस, ये देखो यू प्लस वी इंटू टी आएगा। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू टी, और टी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, मतलब ये वही इक्वेशन चल रही है, फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू ए कर लिया, ओके। ये हमने 4 इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, 4 वाली को और जो हमने 3 जो बनाई थी इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे को मतलब वही जो छोटी सी डेरिवेशन रहेगी, वी प्लस यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे, और वी माइनस यू का, तो हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास फार्मूला आ जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रही होंगी, बट इनको 2-3 बार जब आप चेक करना, गो थ्रू करना, बल्कि इससे अच्छा आपकी बुक में लिखा है, बुक में जाके देखना, तो बुक में ज़्यादा अच्छी तरह लिखा है, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने वहाँ बुक से नहीं लिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हमें पता है मोशन बहुत तरह के होते हैं, कोई रोटेटरी पार्ट मतलब रोटेटरी है, कोई कह सकते हैं ट्रांसलेटरी है। पर एक ऐसा, ये हम जो मोशन देख रहे हैं ये हमें ना तो रोटेटरी दिख रहा है ना ट्रांसलेटरी दिख रहा है। एक ऐसा मोशन है जो एक इनिशियल पोर्ट से लॉन्च किया गया है, और इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट हमने नेलिजिबल कह सकते हैं सपोज कर लिया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट एक ट्रेजेक्ट्री पाथ बनाएगा, कह सकते हैं ट्रेजेक्ट्री पाथ, या इसे हम बोल सकते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ बनाएगा, इस पाथ पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया एक फोर्स से, एक इनिशियल वेलोसिटी से, दैट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी होंगी। अजम्पशंस हमें लेना पड़ेंगी, भले ये हमारे वर्ड में एक्सेप्टेबल हों, ट्रू हों या ना हो, लेकिन हमें अजम्पशंस लेना पड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इस नाम से जानते हैं, सॉरी जी से हम जानते हैं इसे, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, वो कांस्टेंट है हर जगह। अब हमें पता है हर जगह कांस्टेंट नहीं होती, अगर आपको पता हो तो ये कहीं भी मतलब ये हाइट के साथ वराइज करती है, अल्टीट्यूड पे कम तो डेप्थ पे ज़्यादा, तो ये वराइज करती रहती है, लेकिन हमने इसको क्या सपोज किया, इसको सपोज किया कॉन्स्टेंट। और ये कहाँ होगी, डायरेक्ट डाउनवर्ड होगी, ये तो सबको पता है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस का अफेक्ट नेलिजिबल होगा। अब ऐसा हमें पता है एयर रेजिस्टेंस तो लगती है, नेलिजिबल नहीं हो सकता। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अर्थ के रोटेशन से अफेक्ट नहीं होगा, भले अर्थ कितना ही स्लो रोटेट करे, बट कोई भी मोशन हो रहा है थोड़ा बहुत भी अफेक्ट तो होगा ही, नॉट तो नहीं लगता। लेकिन हमने ये अजम्पशंस लिए तो इन्हें मानना तो पड़ेगा अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है, ओके। तो ये आप देख सकते हो, इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी है कि फुटबॉलर किक करता है फुटबॉल को, तो एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है ना, ट्रेजेक्ट्री का। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो है रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, आपको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ, इससे आपको ये पता चल जाएगा भाई एक्सेलरेशन है या नहीं। ये एक वेक्टर सपोज कर लो ऐसे, जो एक इनिशियल वेलोसिटी चल रहा है, इसका आप किस तरह से रेजोल्यूशन करोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अच्छा, ये यू साइन थीटा पे कोई भी अभी फोर्स नहीं लग रही, इसलिए हम यहाँ एक्सेलरेशन का सपोज कर रहे हैं, 0 सपोज कर रहे हैं। बट हमें पता है ये जो बॉडी जिसको इनिशियल वेलोसिटी से भेजा है, ये एक मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक जाएगी, मतलब रुक जाएगी, वहाँ स्टॉप अटक नहीं जाएगी, नहीं, मतलब वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर उसके बाद अब वो जो है डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बस स्पेस में निकल गई, नहीं, अब वो क्या होगी, एक मैक्सिमम हाइट कवर की, उस मैक्सिमम हाइट के बाद वो डाउनवर्ड आएगी। अब जब वो डाउनवर्ड आएगी तो उसका कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, एंगल यहाँ पे आ गया तो माइनस ही हो गया। आपको देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी,
माइनस जी हो जाएगी। मतलब अब यहाँ पे कौन लग रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बोले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में तो ए एक्सेलरेशन क्या हो जाती है जीरो, और वर्टिकल में तो माइनस वी, तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी वी, ठीक है, या वी एक्स स्क्वायर या वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब डिस्टेंस में चेंज आया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमें अगर इनका कौन फॉर एग्जांपल अगर इनकी डायरेक्शन देखनी है तो हम इससे पता कर सकते हैं, और अगर हमें इनकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, मतलब v इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी, सही है, और y इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम कितना टेक किया होगा, उसने कितना टाइम लिया होगा, हमने कंसीडर किया यहाँ तक का टाइम टी, और अचीव की होगी इसने मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे है ही नहीं जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी साइन थीटा, आपको देख सकते हो ये इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है, माइनस जी टी, जी क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस में आएगा, सही है, माइनस में आ जाएगा जी टी। तो आप वी साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी लोगे, और अगर आप इस टी को दे लिया तो टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन जी होगा, यहाँ पे टी लिख दिया, यहाँ पे जी होगा। टोटल टाइम फ्लाइट और प्रोजेक्टाइल मोशन, अब कितना टोटल टाइम, वो तो हमने लिया टाइम टेकिंग, हमने टाइम टेकिंग निकाल लिया ना, अब बस टोटल टाइम क्या करना है, एक आधा टाइम मतलब यहाँ पे कवर हुआ होगा, हाफ टाइम इसने यहाँ तक पहुँचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कवर किया, और हाफ टाइम ये लगाएगा अपने मतलब एंड तक, तो ये टी का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। हम यहीं पे ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है टी एच प्लस टी जी प्लस टू टी, तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को टेकिन को, तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ओके, ये आपको टाइम मिल गया और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। इन फॉर्मूलाज को ध्यान रख लेना, भले डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं है। अभी बोल रहा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कौन सी है पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, इसके बाद अब इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, पहले ऊपर जा रहा था चेंज हो गया नीचे हो गया, लेकिन ये पूरा पैराबोलिक पाथ बन रहा है, ये नहीं कि ये पाथ अलग ये पाथ अलग, नहीं, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट जिसने मतलब एक मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, उसको हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे, एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एच इज इक्वल टू वी साइन थीटा, फॉर एग्जाम्पल एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, एच इज इक्वल टू, तो हम एच वी वाई को क्या सपोज कर रहे हैं एच, और वी आई को वी साइन थीटा, हमने जैसे ऊपर कंपोनेंट में रिजोल्यूट किया था, और टी की वैल्यू लिखेंगे और हाफ, और यहाँ पे अब जो वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी तो माइनस डी हो जाएगा, जब वो मतलब नीचे की तरफ आएगा तो उस पर एक्सेलरेशन नेगेटिव लगेगी, माइनस डी हो जाएगा, तो वी साइन थीटा का उसका मतलब टाइम का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब हमने वही टाइम इधर रख दिया उसका होल स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला वही रहेगा, वही रहेंगे, ये नहीं कि टाइम का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टाइम जो हमने ऊपर सपोज किया था वही टाइम अब आप यहाँ पे पुट करोगे, और टोटल टाइम फ्लाइट की भी जरूरत पड़ेगी तो आप वही पुट करोगे जो आपने ऊपर ड्राइव किया, आपके पास आएगा वैल्यू एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, सही है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज क्या होती है, रेंज को हम पहले पढ़ने से पहले हम जरा इधर आओ, देखिए इधर से, यस, ये है एक रेंज, इसने एक हाइट तक गया, और हाइट के बाद ये जहाँ तक इसने अपना एंड मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली, वो क्या होगा, इसका रेंज होगा, इसकी रेंज होगी, सही है। अब इसकी रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ रिटर्न टू लेवल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रिप्रेजेंटेड बाय आर, सही है।
वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी हम सपोज कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस को हम इन वेलोसिटी से टाइम के मतलब जो है इनटू कर देंगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम क्या है, हमें 2v टोटल टाइम फ्लाइट लेंगे अब यहाँ पे हम। तो हम यहाँ पे जो रेंज रखेंगे, रेंज जो होगी वेलोसिटी को हम टोटल टाइम फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा आएगी और टोटल टाइम फ्लाइट 2v साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। इससे हमारे पास फॉर्मूला आएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एट वेरियस इनिशियल एंगल। अच्छा, कौन सा एंगल प्रेफरेबल होगा? आप बोलोगे भाई जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे मैं बोलूँ, अगर मैं मैक्सिमम एंगल ले लूँ ऊपर की साइड, तो वो चीज़ आगे नीचे ही गिरेगा, तो ये उसका अच्छा रेंज तो नहीं मिलेगा हमें। रेंज उसका मैक्सिमम जब मिलता है जब उसका एंगल क्या हो 45। यहाँ पे भी लिखा है द हाइट विल बी डिफरेंट, द मैक्सिमम रेंज कैन अकर प्रोजेक्शन एंगल 45 एंगल पे आपको मैक्सिमम प्रोजेक्शन मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, खुद देख सकते हो, ये 45 है, सबसे अच्छी रेंज मिली। भले हाइट कम मिली, लेकिन हाइट हमें कब मिलेगी? हाइट हमें जब चाहिए जब हम इसको जितना ऊंचा फेंकेंगे, जितना ज़्यादा एंगल बनाएंगे। बट अगर हमें रेंज अच्छी चाहिए ना, तो हम इसे 45 पे फेंकेंगे, मतलब इसकी प्रोजेक्शन रेंज। तो आर मैक्स हमारे को क्या मिलता है? आर मैक्स इक्वल टू हम क्या लगाएंगे? वी नॉट साइन थीटा टू, मतलब साइन थीटा पे हम क्या लगा देंगे? 45। 45 लगा दो। या अब आपको, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए साइन में, तो आप क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई पे कर दोगे, या आप इसको 90 भी कर सकते हो, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू आपको मैक्सिमम मिलता है 1 मिलता है, बट साइन जीरो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो 45 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा वो एक एंगल, एक पैराबोलिक पाथ बनेगा ना। तो फिर आप क्या लिखोगे? वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर मैक्स। तो ये हो गया हमारे पास इसका आर मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।